नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम SSC MTS 2019 में पूछे हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए सन 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, आपको एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ईंट पर नाच। तो देखिए, ई से मतलब इलेक्ट्रॉन और टे से मतलब हो जाएगा थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो थॉमसन के द्वारा की गई थी। ऐसे देखिए, पै से प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। और ऐसे ही न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा की गई थी। ये हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा SI इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है। तो देखिए, जो पास्कल है वो दाब की SI यूनिट होती है। जो पास्कल है वो किसकी SI यूनिट है? दाब की SI यूनिट होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। तो सबसे पहले तो देखिए, क्रेस्कोग्राफ होता क्या है। तो पौधों की वृद्धि को मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? हम क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। पौधों की वृद्धि को मापने का जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। और इसका जो आविष्कार है वो 1928 ईस्वी में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता की SI यूनिट क्या है। तो देखिए, लेंस की क्षमता की जो SI यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, जिसे कैपिटल D के द्वारा लिखा जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो देखिए, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनामाइट का आविष्कारक कौन है। तो देखिए, डायनामाइट क्या होता है। तो जो डायनामाइट है वो विस्फोटक होता है जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। और इसके जो आविष्कारक हैं वो अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर ही सन 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो कि विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो अल्फ्रेड नोबल हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डायनामाइट का जो यूज है वो खनन, खदान, निर्माण आदि में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वक्रता के अंदर और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि का आकार क्या होगा। तो देखिए, सभी को पता है कि यदि ऑब्जेक्ट है वो यदि अनंत पर रखा हो तो जो अवतल दर्पण द्वारा इमेज है वो मुख्य फोकस पर बनती है। और इसी प्रकार यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यदि रखा हुआ है तो उस आकार में उससे छोटे आकार का जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और यदि वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाए तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि कोई वस्तु रखी जाती है तो उससे बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है। तो देखिए, तारों का जो टिमटिमाना दिखता है वो अपवर्तन की घटना के कारण ऐसा होता है। और अपवर्तन होता क्या है। तो देखिए, जब प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने जो मुख्य पथ जो होता है उससे विचलित हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश की अपवर्तन की घटना इसको कहते हैं। तो जो तारों का टिमटिमाना है वो किसके कारण होता है? अपवर्तन की घटना के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहा जाता है। तो देखिए, जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वो ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहलाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में कौन सी अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है? तो देखिए, जो हमारी मध्य अंगुली होती है उसको यदि हम धारा की दिशा में रखें और जो हमारी तर्जनी अंगुली होती है उसको यदि हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखें, तो जो अंगूठा होता है हमारा वो विद्युत चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो विद्युत धारा की दिशा है वो मध्यम अंगुली के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? तो देखिए, एकांक क्षेत्र पर लगाया गया जो बल है वही दाब होता है। तो यहाँ पर जो दाब का सूत्र होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है क्योंकि वे होती हैं। तो देखिए, जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो धातुएं हैं वो क्या होती हैं, ध्वन्यात्मक होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी सदिश राशि है? तो देखिए, राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश और एक अदिश। अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और सदिश राशियाँ वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। तो देखिए, वेग, त्वरण, बल ये सभी सदिश इकाइयाँ हैं, लेकिन जो कार्य है वो एक अदिश राशि होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीन माता अभिसमय पर के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए, मीन माता अभिसमय जो है वो पारे से होने वाली एक गंभीर बीमारी होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और इनकी 5 विशेषताएं होती हैं। पहली तरंग दैर्ध्य, दूसरी आयाम, तीसरी समय अवधि या जो टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है, चौथी इनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और पांचवी इनकी वेलोसिटी यानी कि वेग। तो जो ध्वनि तरंगे हैं इनकी जो विशेषता है वो नेचर नहीं होती है, जिसे हम दीप्ति कहते हैं हिंदी में। ये प्रकाश तरंगे या जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनकी विशेषता होती है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है? नेचर। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, वेवलेंथ यानी कि जो तरंगदैर्ध्य होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग होता है और एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम होता है, ये सभी ध्वनि तरंग की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है? तो देखिए, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और सागरीय तापीय ऊर्जा ये सभी समुद्री से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है, लेकिन जो भूतापीय ऊर्जा है ये समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने के लिए बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो देखिए, यहाँ पर गैस जिसका घनत्व बहुत कम होता है, जब इसे बहुत ही कम तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या फिर हम 0 केल्विन कह सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाए तो इस पदार्थ की अवस्था को बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। बोस, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठोस नहीं है, ये बोस है। तो इस जो परिघटना है या अवस्था है उसको बोस-आइंस्टीन संघनन के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोस-आइंस्टाइन संघनन। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग की एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, जो संवेग होता है जिसको हम पी के द्वारा लिखते हैं ये बराबर होता है एम वी, जहाँ पर एम मास होता है और वी वेग होता है। तो देखिए, द्रव्यमान का जो इकाई है वो क्या होती है? किलोग्राम, और वेग की होती है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग की जो एसआई इकाई होती है वो होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि एसआई इकाई युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो देखिए, बल की इकाई न्यूटन होती है, तो बिल्कुल सही है। प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर है धारिता, धारिता की जो इकाई है वो ओम नहीं होती, धारिता की जो इकाई है वो कूलाम प्रति वोल्ट होता है, या जिसे हम फेरेड भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो गया।
ऐसे यहाँ पर शक्ति की इकाई किलोग्राम, तो ये भी गलत है क्योंकि शक्ति की जो इकाई है वो क्या होती है, वोट होती है। तो इनमें कौन कौन से सही हैं, ए और बी। तो देखिए बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और जो बी हैं वो दोनों क्या हैं, सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बैरोमीटर है इसका उपयोग वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो बैरोमीटर है इसका यूज हम वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए करते हैं। यदि हमें आर्द्रता को मापना है तो आर्द्रता को मापने का जो यंत्र होता है वो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर। और ऊंचाई को मापने का जो यंत्र होता है वो अल्टीमीटर होता है, अल्टीमीटर। और ऐसे यदि बिजली को या धारा को मापने का जो यंत्र होता है वो एमीटर या गैल्वेनोमीटर होता है, एमीटर या गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो देखिए पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए जो पायरेलियोमीटर होता है या जो सूर्य विकिरण मापी होती है, ये सीधे सूर्य से आने वाली विकिरण को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो ओडोमीटर होता है ये गाड़ियों के द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए ओडोमीटर या पथ मापी का यूज किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो हिप्सोमीटर है या वायु दाब मापी है, इसका जो यूज है वो समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का ऐसा इकाई क्या है। तो देखिए ऊर्जा की जो ऐसा इकाई होती है वो जूल होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यदि हम पास्कल, तो देखिए जो पास्कल है वो दाब को मापने की ऐसा इकाई होती है। जो हर्ज है वो आवृत्ति को मापने की ऐसा इकाई होती है। ऐसे ही जो न्यूटन है वो बल को मापने की ऐसा इकाई होती है। अगला देखिए, भौतिकी में हबल नियतांक क्या है। तो देखिए जो हबल नियतांक है वो एक माप की इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उनके परावर्तन का पता लगाते हैं। तो ये पराश्रव्य तरंगों को उत्सर्जित करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है। तो देखिए जो कान का भारी भाग होता है जिसे पीना कहते हैं वो अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है तो उसे क्या कहा जाता है कि वह से चल रही है। तो देखिए जो ध्वनि की गति होती है वो 343 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यदि कोई वस्तु इस वेग से अधिक गति से गति कर रहा है तो उस गति को हम पराध्वनि गति कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो डेंटिस्ट है वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। केपलर के प्रथम नियम को दो कौन से नियम के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए केपलर का जो प्रथम नियम है वो क्या है कि केपलर ने बताया था कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं और सूर्य इस दीर्घवृत्त के लिए किसी एक फोकस पर होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो केपलर का प्रथम नियम है वो दीर्घवृत्त या इलिप्स के नाम से जाना जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो सन 1901 से शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहला भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो विल्हेम कॉनरेड रोडजन को मिला था। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तरल माध्यम गैस या द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत कौन सा है। तो देखिए इस सिद्धांत को आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नियत ताप पर किसी द्रव्य में गैस की घुलनशीलता द्रव्य या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह जो नियम है वो हेनरी का नियम है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए सोलेनोइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान होता है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर समान होते हैं। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में जो संबंध होता है वो होता है C/5, ये बराबर होता है F-32 और बटे में 9। तो यहाँ पर देखिए C और F की वैल्यू यदि समान हो तो देखिए यहाँ से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9C, और इधर करें हम तो देखिए ये हो जाएगा 5F, और -32 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 160। तो यहाँ देखिए C और F की वैल्यू यदि सेम है तो दोनों को यदि एक सेम वैल्यू यदि हम यहाँ पर लिखें तो 9C, और यहाँ F की जगह भी यदि हम C लिख दें तो ये हो जाएगा 5C, और ये बराबर है -160। तो ये हो जाएगा 4C, ये इक्वल होगा -160 के। तो यहाँ से यदि हम C की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी -40। तो यदि C और F की वैल्यू -40 हो तो उस कंडीशन में दोनों तापमान क्या होते हैं, समान होते हैं, या -40 डिग्री पर जो है वो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होती है, समान होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।